आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में प्रदेश की गलियारों की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज समीक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस गलियारे की जहां पौने 2 साल से कोई विधायक ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं रामपुर की स्वारटाडा विधानसभा सीट की, जो रामपुर जिले की अहम सीट मानी जाती है। यहां से सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां विधायक रहे हैं। हालांकि उम्र को लेकर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने भी सीट रिक्त घोषित कर दी। पौने 2 साल से इस सीट पर ना तो कोई विधायक है और ना ही उपचुनाव हुआ। ऐसे में अब सीधे यहां विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि साल 2017 में इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी लक्ष्मी सैनी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ मतों से मात खाकर दूसरे नंबर पर रही। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले रामपुर की स्वारटाडा सीट के विकास पर नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। कितने वादे पूरे, कितने अधूरे। मैं आपको बता दूं, अगर देश आज़ाद होने के बाद में अगर पट्टी कला से मसवासी तक की आप सड़क ले लीजिए, वो कभी नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही हम 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबसे पहले के जो कार्य हुआ, वो हमारी भाजपा सरकार में मसवासी से पट्टी कला तक का रोड ले लीजिए, चाहे दड़ियाल से काशीपुर तक का ले लीजिए, मिलक खानम से खांडी खेड़ा तक ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी बड़ी रोडें, स्वार से मुंशीगंज है, बहुत सारी रोडें ऐसी हुई जो हमने बड़ी बड़ी रोडों पर काम किया, और छोटी छोटी हमारी कई रोडें बनी हैं और उसमें बाकी और सब पे भी बहुत जल्द काम चलने वाला है। हमारी रोडों की अगर मैं विकास की बात करूं तो आजम खां साहब ने विकास की सुनामी स्वारटांडे के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में, चाहे वो नगर के क्षेत्र हों, कस्बे हों, मजरे हों, जितनी भी सड़कें आज़ाद हिंदुस्तान में स्वारटांडा में बनी हैं, सब आजम खां साहब की सरकार में, उनके प्रयासों से, और उनके उन प्रयासों के नतीजे में स्वारटांडे, चाहे स्वार से दड़ियाल की सड़क को आप देख लें, टांडा से बासपुर तक की सड़क को देख लें। विधायक रहे हमारे नवेद मियाँ हो, चाहे समाजवादी के रहे हो, उन्होंने भी वो कार्य नहीं कराए जो हमारी भाजपा की सरकार ने, माननीय योगी जी ने कार्य कराए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर लाइट ले लीजिए आप, कई गांव हम मेरी विधानसभा में ऐसे थे जहां लाइट के कनेक्शन क्या तार तक नहीं थे, खंबे तक नहीं थे, लेकिन कई गांवों में मैंने जाकर वहां पर लाइट के खंबे लगवाए, लाइट के कनेक्शन फ्री में करवाए। इतना बहुत बड़ा काम मेरी विधानसभा में लाइट का हुआ। बिजली के खंभों के बारे में कहा आपने, बिजली के कितनी कितनी पावर के जो संयंत्र लगाए गए हैं हमारी हुकूमत के दौरान, वो आपसे, अखबार वालों से, पत्रकारों से, किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। और बिजली के क्षेत्र में अगर आप कोई काम करते भी हैं तो ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। आपकी सरकार 300 सीटों से ज़्यादा सीट्स जीत कर सरकार बनी थी, अगर आपने 2-4 खंबे आपने भी लगवा दिए तो कौन सी ये बड़ी बात है। क्षेत्र में देखिए, मेरी विधानसभा की मैं बात नहीं कर रही, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। माननीय योगी जी ने जो पूरे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करा है वो किसी ने नहीं करा। आपने देखा होगा कि पहले स्कूल कॉलेज सब ऐसे पढ़े रहते थे, लेकिन माननीय योगी जी ने हमारे सारे स्कूलों का सौंदर्यीकरण कराया गया, और कायाकल्प जो कहते हैं ना कि हुई है, तो वो माननीय योगी जी की सरकार में हुई है। बहुत सारे कार्य ऐसे हमारे माननीय योगी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कराए। छात्र संख्या भी बढ़ा दी उन्होंने। एजुकेशन का मामला आएगा तो एजुकेशन में देखिए, काजी आजम खां साहब ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ज़रिए रामपुर को दुनिया के पटल पे नहीं रखा। जहां सरकारी मत का इस्तेमाल हुआ, आजम खां साहब ने इंटर कॉलेज स्वार को भी दिया, टांडे को पिछली सरकार में इंटर कॉलेज दिया। तो आपने देखा होगा कि जो गरीब व्यक्ति था और उसका इलाज नहीं हो पाता था, वो मतलब ज़्यादा पैसों की वजह से वहीं दम तोड़ देता था। ऐसा काम माननीय हमारे योगी जी ने, आयुष्मान कार्ड का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी मेरी विधानसभा में मैंने खुद बनवाए हैं लोगों के। ऐसा काम माननीय योगी जी ने करा, उनको आज फ्री में इलाज मिलता है, वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा काम तो किसी ने नहीं करा। नहीं, जो ये बात कही कि स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के लिए तो सारा काम हमारी सरकार कर चुकी थी।
जितनी CHC बनाना थी स्वार में भी और टांडे में भी, जितने स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र बनाना थे बना चुके हैं और आला दर्जे के बनाए, तहसील के भवन देश किए। सिराथू सीट विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार सिराथू विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। हम आपको इस सीट की पूरी समीक्षा दिखाएंगे। सिराथू विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आती है। 2017 में सिराथू में कुल 40.7% वोट पड़े थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से शीतला प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के वाचस्पति को 26,203 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2017 के चुनाव में इस गलियारे को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ लोगों को अपनी ओर करने के भरसक प्रयास की थी। यहाँ तक कि कांग्रेस और सपा ने तो यहाँ से गठबंधन के दम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने बीजेपी को जिताकर अपना विधायक चुना था। इस बार सिराथू सीट की ये चुनावी लड़ाई कौन सी पार्टी जीतेगी, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कौशाम्बी सिराथू सीट के विकास पर बीजेपी विधायक का क्या कहना है, सुनिए। कितने वादे पूरे, कितने अधूरे, तो विपक्ष की क्या है कहानी, देखिए विधायक जी की इस रिपोर्ट में। आज सिराथू विधानसभा में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और सड़क चाहे सिराथू से लेदरी होते हुए ऊंचाहार और इलाहाबाद संपर्क मार्ग में हो, चाहे सिराथू से सरायकिल मार्ग हो, चाहे सिराथू से धाता मार्ग हो, चाहे जितनी भी सड़कें हैं, पूरे विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो सड़क से जोड़ा न गया हो। आज सिराथू विधानसभा की एक एक सड़कें पूर्ण रूप से संचालित हैं और जहां नहीं भी हैं प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं और बराबर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है और सड़कों के साथ साथ बराबर अवरोही भी बनाए जा रहे हैं। आज दो अवरोही सिराथू में चालू हो गए हैं, 2 निर्माणाधीन हैं। एक बहुत बड़ा पुल गंगा जी में बन रहा है जो दुर्गा भाभी स्मारक को जोड़ते हुए सीधे प्रतापगढ़ को जोड़ेगा। 249 करोड़ की लागत से एक वहाँ से रोड आते हुए माँ कड़ा शीतला धाम आएगी। ऐसी तमाम रोडें हैं, चाहे कड़ा से लेकर के हुसैनगंज को जोड़ने वाली रोड हो, जितनी भी रोडें हैं संपूर्ण रूप से रोडें बन गई हैं या तो बनाई जा रही हैं और एक एक गांव आज सड़क से जुड़ गया है। देखिए, पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उसमें सारी रोडों का अच्छी तरह से चौड़ीकरण किया गया, निर्माण किया गया। वो चाहे सैनी सिराथू मार्ग रहा हो, सिराथू से धाता रोड मार्ग रहा हो, सिराथू से मंझनपुर रोड मार्ग रहा हो, सयारा से जिला मुख्यालय का मार्ग रहा हो, सब समाजवादी पार्टी की देन थी। समाजवादी पार्टी ने रोडों का निर्माण कराया, गुणवत्तापूर्ण को कराया और वो समाजवादी पार्टी की सरकारों की देन थी कि आज भी वो रोडें पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उसमें लोगों का आवागमन है। के क्षेत्र में भी सिराथू में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य को देखते हुए तमाम पहले की सरकारों में विसंगतियां थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है बराबर स्वास्थ्य को मेन बिंदु पे लेते हुए, चाहे हमारा CHC कड़ा हो वहाँ पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाओं के साथ ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाए। CHC सिराथू हो वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ साथ। इसके साथ साथ सबसे बड़ा एक सपना होता था मेडिकल कॉलेज का, सिराथू विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सिराथू विधानसभा में 50 बेड का एक ट्रामा सेंटर बन के तैयार है। सिराथू विधानसभा में एक 50 बेड का आयुर्वेद का हॉस्पिटल बन के तैयार है। ऐसी तमाम जितनी भी छोटी इकाइयों से लेकर के बड़ी इकाइयाँ तक है सिराथू में आज लगभग बनकर तैयार हो गई या तो चल रही हैं। स्वास्थ्य का मामला रहा, अभी आपने देखा कि कोरोना काल में पूरी तरह से ये सरकार फेल हो गई। इन्होंने कहीं न दवा दिया, न किसी को वैक्सीन मिली, उस समय वैक्सीन थी भी नहीं, और न इन्होंने मास्क दिया, न सैनिटाइजर दिया। मेरी एक दिन CMO साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई साहब आपको व्यक्तिगत लेना हो ले लो, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और ये बात किसी से मत बताइएगा, ऐसा CMO साहब कह रहे थे। अब पूरी तरह से ना तो ऑक्सीजन लोगों को मिला, कोरोना काल में आप देख रहे थे कि पैदल चलते चलते लोग मर गए, उनको कहीं से कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1 रुपये का पर्चा बनता था हॉस्पिटल में और उनको बढ़िया दवा, गरीब मजलूम किसान नौजवानों को अच्छी दवा मिलती थी, अच्छा इलाज होता था।
समाजवादी पार्टी की सरकार में कैंसर जैसे तमाम गंभीर रोगों पे हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे या हमारे मंत्री थे, सब हमेशा पैसा देने का काम किए। क्षेत्र में भी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जहां आज़ादी के बाद आज तक बिजली नहीं पहुंची थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आज पूरे क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक मजरे में सरकार बिजली पहुंचाने का काम किया और सौभाग्य योजना के अंतर्गत सबको फ्री में, मुफ्त में कनेक्शन देने का काम किया गया। उनको LED बल्ब देने का काम किया गया, इसके साथ साथ तार देने का काम किया गया। और आज पूरे ग्रामीण एरिया में आप जान रहे हैं 21 घंटा सरकार देने का काम कर रही है बिजली, और पूर्ण रूप से हर घर बिजली की जो योजना थी, हर घर बिजली पहुंच रही है। भाजपा के लोग कहते हैं कि बिजली, आपको याद होगा क्योंकि आप मीडिया से हैं, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी किसानों को 18 से 20 घंटा 24 घंटा बिजली मिलती थी। लोग कहने लगे थे कि यार बिजली कटेगी नहीं क्या। तो ये लोग केवल झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम गांव-गांव, नगर-नगर बिजली का तमाम काम हुआ, उस पर जो है लोगों को राहत मिली। और भाजपा के लोग, उनकी सरकार गांव-गांव हर घर में जो बिजली नहीं भी चाहता था उनको जो है उनके घर में मीटर लगा दिया गया। बिजली आए चाहे ना आए, कटौती बहुत होती है और बिजली ना आने पर भी उनका मीटर चलता रहता है। गरीबों से, किसानों से पैसा वसूला जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो उसमें BPL कार्ड, APL कार्ड में हम लोग कनेक्शन देते थे और गरीबों से कम पैसे में उनको बिजली आराम से मिलती थी। तो ये भाजपा सरकार केवल झूठ बोलती है। और आपने देखा होगा कि पूरी तरह से इस समय हर नगर में, सिराथू विधानसभा में, ग्रामीण अंचल में रोज रात में कटौती होती है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। कोयला खत्म हो गया, ओबरा अनपरा तमाम जगह बिजली है नहीं, तो ये बिजली क्या देंगे। और अभी इनकी असलियत बहुत जल्दी सामने आने वाली है, पूरी तरह से बिजली खत्म होने वाली है। 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट में करीब 57% वोटिंग हुई। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के नफीज अहमद को कामयाबी मिली। उन्होंने भाजपा के श्री कृष्ण पाल को हरा दिया और जहां प्रदेश में बीजेपी की हर तरफ जीत हो रही थी, वहीं इस सीट को सपा के खेमे में लाकर रख दिया। इस सीट पर सपा का कई सालों से दबदबा बरकरार है, जिसकी वजह से इसे सपा का गढ़ भी माना जाता है। सपाइयों के इस गढ़ को बीजेपी क्या इस बार के चुनाव में भेद पाएगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको बता देते हैं कि मौजूदा समय में आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से नफीज अहमद विधायक है, जिन्होंने सपा पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। वहीं इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी से श्री कृष्ण पाल दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर बसपा थी। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर गोपालपुर विधानसभा सीट पर टिकी है। इस बार इस सीट पर कौन अपना सिक्का जमाएगा? फिलहाल गोपालपुर विधानसभा सीट पर विधायक जी और विपक्ष का विकास कार्य को लेकर क्या कहना है, सुनिए। के क्षेत्र में मैं सगड़ी के जो विकास की बात है, कम से कम 35 ट्रांसफार्मर जो क्षमता अधिक थी उनकी, मतलब उस पर लोड अधिक था, क्षमता कम थी, तो मैंने उसमें क्षमता वृद्धि के लिए पैसा लगाया है। क्षमता वृद्धि 35 ट्रांसफार्मर का करवाया है और 10 या 15 ऐसे ट्रांसफार्मर जिनको मैंने नया लगवाया है। और जीयनपुर बाजार में जर्जर तार की समस्या थी, उसको भी मैंने बदलवाने का काम किया है। और प्रस्ताव हमसे सरकार द्वारा मांगा गया था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो उसमें मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है। देवरांचल हम लोगों का पड़ता है, हमारे ही ससुर जी द्वारा वहाँ पे बिजली का निर्माण कराया गया था। बिजली थी ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे सब स्टेशन रौना पार से और उनकी दूरी काफ़ी होती थी, तो आए दिन उनके यहाँ समस्याएं लगी रहती थी। तो मैंने वहाँ पे एक सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है। चांदपट्टी और रौना पार में जो है काफ़ी जर्जर तार की समस्या है, तो मैंने उसको भी दिया हुआ है। ऐसे तमाम ट्रांसफार्मर जो अभी भी क्षमता वृद्धि नहीं हो पाई है उनकी, तो उसको भी मैंने जो है क्षमता वृद्धि में दिया हुआ है। तो सगड़ी विधानसभा तहसील मुख्यालय और नगर पंचायत, 2 नगर पंचायतों की विधानसभा है। बिजली के क्षेत्र की हम बात करें तो पूरे 4.5 वर्षों तक 18 से 22 घंटे तक बिजली सुनिश्चित रूप से सगड़ी विधानसभा में मिली है।
बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की बात हो तो जहाँ जर्जर तारों को बदलने की बात हो, सरकार ने बदलने का काम किया है। क्षमता वृद्धि के माध्यम से ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया है तो सरकार ने किया है। हर हाल में 18 से 22 घंटे तक सगड़ी विधानसभा में के क्षेत्र में लाइट रहे, यह सरकार ने सुनिश्चित किया है। आगे भी सरकार इस दिशा में लगातार काम करती रहेगी। शायद सत्ताधारी दल का विधायक होता या विपक्ष का विधायक होते हुए भी थोड़ा अपने निधि के माध्यम से और थोड़ी सक्रियता क्षेत्रीय विधायक निभाती तो शायद और ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता। लेकिन देखिए, मैंने निधि से भी नाली है, खड़ंजा है और तमाम ऐसे जो आवागमन का है, निकलने में काफ़ी दुर्व्यवस्था थी, लोगों को निर्माण कराया है। बाकी मैंने अपने प्रस्ताव से, जो मैंने प्रस्ताव दिया था वो सरकार से स्वीकृत होके आए हैं। 5 करोड़ के काम आए हैं। कुछ तो उसमें चल रहे हैं, कुछ अभी प्रस्ताव बन चुका है, स्वीकृत हो चुका है, काम होने हैं। और उसमें जो है एक तो मैंने नए पुल का निर्माण रसूलपुर पड़ता है अजमतगढ़ ब्लॉक में, वहाँ पे हुआ है और एक पुलिया का निर्माण हुआ है। बाकी ऐसे निर्माण अभी चल ही रहे हैं। और एक जो है सारी विधानसभाओं से मांगा गया था सुंदरीकरण का निर्माण कराया जाना। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है बाबा पतालनाथ का, रामगढ़ और उसके बीच में आता है। तो 50 लाख का जो है वो निर्माण चल रहा है, निर्माण हो रहा है इस समय। रोड की बात करें, सरकार बनते ही सरकार ने तय किया था कि जितने भी प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय हैं उनको हम चौड़ी सड़कों से जोड़ेंगे। उसी क्रम में सगड़ी विधानसभा के 2 ब्लॉक पड़ते हैं, अजमतगढ़ और हरैया। अजमतगढ़ ब्लॉक को जोड़ने के लिए जीयनपुर से अजमतगढ़ तक चौड़ी सड़क का निर्माण आप देख सकते हैं। रजादेपुर से हरैया ब्लॉक को जोड़ने के लिए हरैया ब्लॉक तक का चौड़ीकरण कार्य हुआ है, आप देख सकते हैं। लाट घाट से लेकर के रौना पर जर्जर सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार ने मंजूर कर लिया है। बिलरियागंज से रौना पार की सड़क का प्रस्ताव मंजूर है। सभा में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम कराया गया है। जैसे विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए, जो विद्यालय भवनहीन थे तो उसमें मेरी निधि द्वारा भवन निर्माण का कार्य कराया गया है। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, आज आप किसी प्राथमिक विद्यालय में जाइए, कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि प्राथमिक विद्यालय में भी टाइल्स लगेंगी, प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों को हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन होगी, उनके शौचालय में भी टाइल्स होगी। आज का प्राथमिक विद्यालय लगता है कि योगी जी की सरकार का प्राथमिक विद्यालय है। हर तरह से चमक और दमक के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। सगड़ी विधानसभा में पेयजल और सिंचाई को लेकर पहले तो 200 हैंडपंप लगाए गए, लेकिन अब सरकार की जो मंशा है तो गांव-गांव उनका ये है कि जल निगम के द्वारा टंकी बनाई जाएगी और उससे लोगों तक जल पहुंचाया जाएगा। तो उसमें 5 या 7 ऐसे करके हैं जो जल निगम से, जिसमें 3 का काम शुरू हो चुका है, बाकी अभी होने बाकी हैं। लेकिन मंशा यही है कि हर गांव में पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल और सिंचाई की बात है, इंडिया मार्क का हैंडमार्क पंप और जल निगम के टंकियों के माध्यम से पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के लिए पूरी सरकार ने काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इन्हीं तैयारियों के बीच अब हम मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीट की समीक्षा करेंगे और जानेंगे इस सीट का क्या है हाल। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान में अपना दल का कब्जा है। 96 विधानसभा सीट पर 2017 में अपना दल ने जीत दर्ज की थी। अपना दल से राहुल प्रकाश ने बहुजन समाज पार्टी के धनेश्वर को 63,668 वोटों से हराया था। 96 विधानसभा शुरुआत से सुरक्षित सीट रही है। बीच में कुछ वर्षों के लिए ये सामान्य रही, लेकिन बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए फिर से सुरक्षित हो गई। इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी कोल बाहुल्य अधिकांश हिस्सा पिछड़ा है। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक सिर्फ 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के भाई लाल कोल ने बहुजन समाज पार्टी के शशि भूषण को हराया था। कांग्रेस के भगवती प्रसाद चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे। भाई लाल कोलू के जीत के साथ ही सपा ने पहली बार यहां अपना
परचम लहराया था। वहीं बता दें कि इस विधानसभा सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,86,792 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,57,564 है। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 3,44,356 है। इस सीट के सड़क से लेकर बिजली तक के समीकरण आप खुद सुनिए विधायक जी की जुबानी। बताना चाहूँगा कि जब मैं 2017 में चुनाव लड़ने गया तो चाहे लालगंज से हलिया जाना हो, चाहे लालगंज से गैपुरा जाना हो, चाहे लालगंज से हट्टा जाना हो, और चाहे लालगंज से दीपनगर जाना हो, और चाहे हलिया से देवरी जाना हो, इन पांचों जगहों पर जाने लायक जो मुख्य मार्ग सेंटर तहसील से चारों तरफ पांचों तरफ जाने के लिए मुख्य मार्ग होते हैं, गड्ढे में पूरी तरह तब्दील था। और यहाँ तक कि लालगंज से ड्रमनगंज तक जाने के लिए भी जो NH7 की रोड बनी है, तो चारों तरफ जाने के लिए हमने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की कृपा हुई और इन सारी सड़कों का कंप्लीट, और साथ ही साथ हलिया से ड्रमनगंज जो कि कहीं न कहीं उसका 25% भाग उधर निर्धारित है, और मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, थाना और हॉस्पिटल्स है हलिया में, वहाँ आने के लिए दिक्कत थी। तो हलिया ड्रमनगंज रोड, लालगंज हलिया रोड, हलिया से देवरी रोड, और लालगंज से दीपनगर, और लालगंज से कोरांव बॉर्डर मतलब इलाहाबाद बॉर्डर, ये काम हो चुके हैं। और साथ ही साथ अभी हमारा लालगंज से गैपुरा चौड़ीकरण विजयपुर ब्लॉक तक स्वीकृत हो गया है चौड़ीकरण। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक 96 में रीढ़ कही जाने वाली, एक तरह से 96 के आधा भाग की रीढ़ कहे जाने वाली जिगना मिश्रपुर की रोड भी स्वीकृत है, और उस पर अब काम चालू हो गया है। कहीं न कहीं उसके 40 से 45 गांव, 40 गांव उस पर एक दूसरे तरफ आवागमन है, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, चाहे ब्लॉक मुख्यालय है, चाहे थाना तहसील, कहीं आने जाने के लिए। तो कहीं न कहीं उसके अलावा अन्य छोटी सड़कें जो विधायक निधि से बनी, हमने त्वरित आर्थिक विकास योजना से 54 सड़कों का, छोटी छोटी 300, 350, 54 सड़कों का, जहाँ मलिन बस्ती, दलित बस्ती या कोई विद्या का मंदिर या कोई हॉस्पिटल्स, जहां आवश्यक सार्वजनिक प्लेस पर समझा मैंने, एक भी सड़क नहीं बनवाई। हमारे पार्टी के विधायक थे भाईलाल कोहली, माननीय शिवपाल जी हमारे विरोधी मंत्री थे, उनके रिजीम में ये समझ लीजिए बस्तरा मोड़ से लेके जड़खुड़ तक जो रोड बनी है हमारे सरकार में, हमारी सरकार ने बनवाया था। कोटा घाट का पुल भी हमारी सरकार ने बनवाया और चल रहा है। इस सरकार उसमें पैसा न देकर उस काम को डिले कर रही है और उस काम को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। और आप देख लीजिए जितनी भी सड़कें हैं, आप देख लीजिए नैनी से लेकर के गड़बड़ा तक एकदम ध्वस्त सड़क है, उस सड़क कतई नहीं बनी है। अभी रवि सिंह जो शहीद हुए हैं 96 का, वो लोग घोषणा किए थे, जा करके सब नेता जितने विधायक सारे लोग गए थे कहने के लिए कि हम उनके नाम से सड़क बनाए, आज तक सड़क पर एक गिट्टी नहीं रखी गई। ये लोग केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल के सरकार बनाने वाले लोग हैं, आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। इस विषय में वैसे भी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल से पहले कुछ चिंतित थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर, तो स्वास्थ्य के विभाग में बेहतर प्रयास किया कि चाहे आयुष्मान कार्ड हो या कई प्रकार के इलाज की सुविधा, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलवाना। लगभग हमने 85 लोगों को, अभी तक 85 लोगों को, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए, चाहे किडनी, कैंसर, गुर्दा या किसी भी इलाज के लिए दिलवाने का काम किया। साथ ही साथ हम अपने यहाँ जो हलिया, जो प्रमुख रूप से हलिया पे जो CSC है, वहाँ पे हमने वहाँ के शौचालय और वहाँ बगल में बाउंड्री कैंपस में इंटरलॉकिंग देने का काम किया है, जो कार्य प्रगति पर है। और साथ ही साथ लालगंज को हमने अपग्रेड करने के लिए लिखा, हलिया को अपग्रेड करने के लिए लिखा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उस पर आगे कार्यवाही जारी है। कोरोना काल के संकट के कारण नहीं हो पाया, लेकिन हमने अपने विधायक निधि से वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई, पावर प्लांट, वायरिंग, इस सब के लिए हमने अपने निधि से 48 लाख रुपए देने का काम किया है। और एक प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा रही कि हमारे दूरांचल इलाके में मुड़पेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।
स्वास्थ्य का ये हाल है, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, न तो वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं हलिया में, और न तो कोई दवाई वहाँ पे है। जब कोई मरीज जाता है तो उनको तुरंत रिफर मिर्ज़ापुर कर दिया जाता है। आप देखिए कितने मरीज रिफर कर दिए गए हैं। आज हमारी सरकार अगर एम्बुलेंस न दी होती तो शायद सब वही मर जाते और एम्बुलेंस से शहर तक न पहुँच पाते। ये लोग स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप खुद देख रहे हैं ये लोग जितना, ये जैसे माननीय मोदी जी हर पेट्रोल पंप लोग आ दे कि मुफ्त में वैक्सीन अपने घर से दे रहे हैं। अपने घर से बताइए, घर से दे रहे हैं। तीसरा चरण वाला आने वाला है, बच्चों को वैक्सीन की बात हो रही है, अभी एक भी वैक्सीन बच्चों वाला नहीं आया है। ये सब बिल्कुल सरासर झूठ की बात है। तो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उन्हें शिक्षित होना आवश्यक है। उस क्षेत्र में हमने प्रयास किया, जैसे कई हमारे यहाँ सबसे पहले तो राजकीय महाविद्यालय है, इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय, उसमें टीचर्स का अभाव थे कि नाम मात्र के केवल विषयों के, तो उसमें मैंने 4-5 विषयों के जो टीचर्स नहीं थे, केवल प्रधानाचार्य और 2 स्टाफ के माध्यम से चलते थे, उस पर हमने नियुक्ति करवाई। और साथ ही साथ जो दूरांचल इलाकों में 4-5 जगह जहाँ जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय थे, तो जहाँ आवश्यकता रही वहाँ हमने प्राइमरी और वो स्थापित करवाने का प्रयास किया। शेष अभी भी हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे हलिया को राजकीय इंटर कॉलेज स्वीकृत है। कोरोना काल के दबाव या किसी कारणवश अभी तक रुका हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कि जैसे हलिया को तहसील और साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज की सौगात जरूर मिलेगी। शिक्षा में ये कि जो स्कूल हमारे सरकार में बनी थी, अच्छी तरह से बच्चों को मुफ्त में भोजन, मुफ्त में किताब, मुफ्त में फीस, सारा चीज़ व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और वही बरकरार है। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, मंदिरालय को खोल दिया, विद्यालय को बंद कर दिए हैं। ये क्या शिक्षा की बात करेंगे? क्या शिक्षा की बात करेंगे? कोई भी स्कूल नहीं खुला है, मंदिरालय खोल दिए, टैक्स ले रहे हैं, विद्यालय खोलने की कोई नौबत नहीं है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की सव्याजपुर विधानसभा महत्वपूर्ण सीट है। इसका कारण ये है कि सीट पर किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा। यहाँ जनता किसको सिर माथे बिठाएगी कोई नहीं जानता। 2017 के चुनाव में यहां से भाजपा के कुंवर माधवेंद्र सिंह ने सपा के पद्मराग सिंह को 26,970 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं 2012 के चुनाव में बसपा की रजनी तिवारी ने जेकेपी के पद्मराग सिंह यादव को 4,519 वोट से मार्जिन से हराया था। इस चुनाव में भाजपा के माधवेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। आपको बता दें कि 1989 में भाजपा को यहां से पहली बार सफलता मिली और गंगा भक्त सिंह विधायक चुने गए। 1991 में भी गंगा भक्त सिंह इस सीट पर चुनाव जीते। 1993 में विश्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन 1996 में जब फिर विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट सपा से छीन ली और बीजेपी के गंगा सिंह चौहान यहां से विधायक बने। 2002 के चुनाव में जनता ने फिर सपा के विश्राम सिंह यादव को जिताया। वहीं 2007 में बसपा से उपेंद्र तिवारी ने जीत दर्ज की। 2008 के उपचुनाव में रजनी तिवारी यहां से चुनाव जीती। सव्याजपुर विधानसभा सीट पर कभी किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहा। मौजूदा समय में विधायक बीजेपी के कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह हैं। बहरहाल यूपी इलेक्शन 2022 के चुनाव में सव्याजपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वहीं सीट पर सपा बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको यहाँ के विकास की समीक्षा बीजेपी विधायक सहित विपक्षी नेता पद्मराग सिंह यादव की जुबानी सुनाते हैं। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी विधानसभा हरदोई जनपद की सबसे पिछड़ी विधानसभा है और मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभा में इसकी गिनती होती थी। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, धन्यवाद दूंगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार सर्वांगीण विकास हुआ है, उसी क्रम में हमारी विधानसभा सव्याजपुर का भी बहुत अच्छा विकास हुआ। इसमें बिजली की जो कठिनाइयाँ थीं, आज लगभग वो सभी समाप्त हो चुकी हैं। हमारे यहाँ 4 पावर हाउस थे, उनका अपग्रेडेशन किया गया, वो बड़ी क्षमता बढ़ाई गई है। 100 किलोमीटर का लाइन का जीर्ण लाइन थी, उसको बदला गया। 2 नए पावर हाउस स्वीकृत हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ एसडीओ कार्यालय जो सब डिवीजन था नया बनाया गया, एसडीओ कार्यालय सव्याजपुर में खोला गया। इससे जो बिजली के लिए लोगों को भटकना पड़ता था वो खत्म हो गए हैं और हमारे यहाँ 2000 से अधिक नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए हैं बिजली से,
31,000 से ज़्यादा जो ग्रामीण घरेलू कनेक्शन निःशुल्क वो दिए गए हैं। इस प्रकार बिजली के क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ थीं, 278 से अधिक गाँव को ऊर्जीगत किया गया इस सरकार में, तो सारी समस्याएं लगभग समाप्त हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और हमारे क्षेत्रीय विधायक सारे लोग मिलके केवल प्रचार करना जानते हैं, और वो भी झूठा प्रचार। जिस तरीके से जैसे किसी शादी और बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट 10 रुपए का रखें और उसकी पैकिंग बड़ी भव्य हो, उसी नीति से शुरू से ही चल रहे हैं। सड़क ने आपने बात की तो सड़कों की दशा बहुत खराब थी, और आप जानते हैं पूरे प्रदेश की दशा सड़कों में के मामले में खराब थी। उसी क्रम में हमारी विधानसभा ऐसी सड़कें जो 30 साल पहले बनी थी उनका कभी मरम्मत नहीं हुई थी, आज सारी सड़कें व्यवस्थित मरम्मत करा दी गई है, नई सड़कें बनी और विधानसभा के जितने मुख्य मार्ग थे सब 2 लेन चौड़े बनाए गए। और हमारे यहाँ छोटे पुलों की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, तो 18 ऐसे छोटे पुल थे जिनकी मांग थी, इसमें 12 बन करके तैयार हैं, बाकी इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जाएंगे। 2-3 करोड़ की लागत का एक पुल बन रहा है, तो इससे बनने से क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ वो दूर होंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ विधानसभा में अर्जुनपुर का पुल का था। पिछले 70 सालों से इसकी मांग चली आ रही थी, अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया। 106 करोड़ की लागत से वो पुल स्वीकृत हुआ है, और इससे बनने से हमारे जनपद और हमारी विधानसभा फर्रुखाबाद की दूरी कम होगी, और इससे भी हमारे विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। अब वो बात करते हैं कि हमने बड़े बड़े पुल बनवाए, उनका मैंने एक छोटा सा कहीं मुझे आज जानकारी में आया, कहा कि 18 पुल प्रस्तावित थे जिसमें से 12 उन्होंने बनवा दिए। हमारा विधायक जी से सिर्फ अनुरोध है कि वो 12 पुलों के वो नाम कहीं हमें घोषित कर दें। एक आधा पुल तो हम मान सकते हैं, वो पुल नहीं, वो भी छोटी पुलिया कही जाती हैं। पुल का मतलब होता है कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए से, अगर छोटा पुल भी है तो कम से कम 3-4 करोड़ से ऊपर का जाए। 50-50 लाख 60-60 लाख की पुलिया बनवा देते हैं, जिसको कहते हैं कि 18 पुल बनवाए। स्वास्थ्य के मामले में हमारे विधानसभा में बहुत स्थितियां खराब थी। आज नए 4 हमारे स्वास्थ्य के केंद्र स्वीकृत हुए, उसमें एक तो CSC है बहुत बढ़िया, 10.5 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुई। एक PSC श्री मऊ में बन करके तैयार है। अर्जुनपुर की PSC भी अपग्रेड की जा रही, बहुत जल्दी वो बन जाएगी। ऐसे ही मैकपुर में एक नई PSC स्वीकृत हुई है। एक कुंडलापार क्षेत्र में भी एक PSC स्वीकृत कराने का प्रस्ताव शासन में गया, तो ये 4-5 नई PSC CSC बनेगी। इससे हमारे क्षेत्र की समस्या खत्म होगी। जो PSC CSC पहले से थी, हरपालपुर, सबाजपुर, उनको अपग्रेड किया गया। पाली की PSC को अपग्रेड किया गया। भरखनी की CSC बनी थी, उसमें बाउंड्री नहीं थी, आज उसकी बाउंड्री वाल बनाई गई। और 22 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, जो जन आरोग्य केंद्र प्रधानमंत्री जी की योजना, उसके अंतर्गत जन आरोग्य केंद्र बनाए गए। इसके आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा प्रगति इन 5 सालों में की गई है। उन्होंने कहा कि हमने तमाम CSC उच्चीकृत कर दी हैं, जिसमें उन्होंने खास तौर से श्री मऊ का नाम लिया। श्री मऊ की PHC समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल में बनी थी, और उसकी जो दुर्दशा है, विधायक जी अक्सर जाते हैं उधर, उस CSC पर जाके ही कम से कम देख लें कि वहां पर क्या उच्चीकृत किया। बेड बढ़ गए कि चादर बढ़ गए कि डॉक्टर अपॉइंट हो गए, कोई तो व्यवस्था नहीं। जैसे एक छोटा सा उपकेंद्र चलता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई और उसकी याद दुरुस्ता हो रही है। अलीगंज ननखेरिया में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ ये पोजीशन है कि गेट और खिड़कियाँ भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, उसके गेट और खिड़कियाँ और रेलिंग तक गांव के लोग उखाड़ ले गए, अगल बगल के लोग उखाड़ ले गए, चोर उचक्के उखाड़ ले गए, और वहाँ पर मात्र एक फार्मासिस्ट पोस्ट है, वो भी वहाँ जाने का भी काम नहीं करता। वहाँ लोग गाय भैंस भूसा भरने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। के मामले में हमारी विधानसभा बहुत अछूती थी, शिक्षा के अच्छे साधन नहीं थे। 2 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, आज मैं उनको अपग्रेड करा के उनको इंटर कॉलेज में परिवर्तित करा रहा हूँ। 4 नए इंटर हायर सेकेंडरी स्कूल बने हैं, जिसमें बर्बन में बना, संजना में, इनायतपुर में और अर्जुनपुर में, और 2 नए प्रस्तावित हैं, एक सबाजपुर में है और एक कैखाई में, जो प्रस्तावित हैं। और दहिलिया में एक तीसरा भी और इस साल प्रस्तावित कराया। ये बन जाने से क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी शिक्षा की। और जो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही जर्जर विद्यालय थे प्राइमरी क्षेत्र के, आज उनका कायाकल्प किया गया, जूनियर और प्राइमरी के अच्छे विद्यालय बने हैं। तो शिक्षा की लगभग समस्या क्षेत्र में समाप्त है। एक ITI पहले से बंद पड़ी थी, उसको चालू कराया गया, अब खमरिया गांव पर पड़ता है उसमें। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज काफ़ी खोले जा रहे हैं। अभी एक किताब उन्होंने प्रतिनिधि सम्मेलन के नाम पर ये बांटी थी, इसके साथ मैंने इसमें सवाजपुर विधानसभा की भी तमाम डिटेल उन्होंने लिखी है। आधे से ज़्यादा पर तो मोटा मोटा हेडिंग लिखा है कि ये काम हुए, फिर लास्ट में छोटे से करके लिख दिया प्रस्तावित है।
यानी कि ये किताब जिसके हाथ में आए आदमी मान ले कि अरे ये योजना भी, और बाद में लिख दिया प्रस्तावित है। उसके अलावा 5 साल 4.5 साल लगभग होने आया है, उन्होंने अपनी विधायक निधि का आज भी एक भी कहीं पत्थर नहीं दिखता है। और वो क्यों नहीं दिखता? विधायक निधि खर्च करी है, लेकिन खर्च उन्होंने सिर्फ अपने जितने उनके चाटुकार कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके घरों में खड़ंजा या कहीं नाली बनवा दिया वहाँ तक, या स्कूल में कमरे बनवा दिए। सब लोग जानते हैं कि सांसद विधायक निधि का लोग दुरुपयोग ज़्यादातर हाई मास्क लाइटों और स्कूलों में देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में प्रदेश के गलियारों की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज समीक्षा में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस गलियारे की जहां पौने 2 साल से कोई विधायक ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं रामपुर की स्वारटाडा विधानसभा सीट की, जो रामपुर जिले की अहम सीट मानी जाती है। यहां से सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां विधायक रहे हैं। हालांकि उम्र को लेकर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने भी सीट रिक्त घोषित कर दी। पौने 2 साल से इस सीट पर ना तो कोई विधायक है और ना ही उपचुनाव हुआ। ऐसे में अब सीधे यहां विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि साल 2017 में इस सीट से बीजेपी की प्रत्याशी लक्ष्मी सैनी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ मतों से मात खाकर दूसरे नंबर पर रही। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले रामपुर की स्वारटाडा सीट के विकास पर नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। कितने वादे पूरे, कितने अधूरे।